ठीक, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a5। a5 कैसे निकालेंगे, पहले आप a स्क्वायर को अकेला कर दोगे, फिर a स्क्वायर को अकेला करने के बाद आप उसको दोबारा उसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज a की पावर 2 माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i। ठीक, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 7i का स्क्वायर। तो दो मैट्राइसेस का स्क्वायर करना इतना आसान नहीं है, आपको है ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है, धीरे धीरे। तो क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का स्क्वायर, आपको याद है ना क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर बच्चे को याद है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, रोने मत लग जाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है। नहीं आया समझ में, सुनो फिर से। ए स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, सिर्फ बोल रहा हूं, फील करो। ए स्क्वायर, फिर ए बी ए बी स्क्वायर। ओके, तो 16 ए स्क्वायर प्लस 49 आई स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, फिर एक ए बी आएगा और फिर बी आएगा। तो 4a इंटू 7i, 4a इंटू 7i, ये हो गया ए बी, प्लस बी ए क्या हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी माइनस बी ए आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार है। बी ए मतलब 7i 4a अगेन। अभी देखो इत्तेफाक यहाँ पर क्या है कि ये a की पावर 4 तक तो अपन आ गए। अब आपको a की पावर 4 पता चल गया, इसमें चुपके से a मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर 5 भी आ जाएगा। मतलब आपको 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके एक लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। 49 इंटू आई स्क्वायर, ये क्या कहलाएगी, 49 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस 7 इंटू 4 क्या होता है 28, 28 इंटू ए इंटू आई। यहाँ से देखो a इंटू आई क्या हो जाएगा, a इटसेल्फ। यहाँ पे भी i इंटू क्या a क्या हो जाएगा, a इटसेल्फ। अच्छा, तो ये 28 कितना हो जाएगा, 56 इंटू ए। ये समझ में आ रहा है क्या, चलिए। तो ये आ गया अपने सामने a की पावर 4। अब आपको अगर a की पावर 5 चाहिए तो आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे a से, मल्टीप्लाई बाय a। लेकिन मल्टीप्लाई जब भी अपन मैट्रिक्स में करते हैं तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने इधर जो करा है वो इधर करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। तो दोनों तरफ अपन a से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा जो आइटम है 16a स्क्वायर प्लस 49a माइनस 56a, इस पूरे आइटम में आपको प्री मल्टीप्लिकेशन करना है a का। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी मैट्रिक्स ए जैसी है। तो 16a क्यूब प्लस 49a स्क्वायर ए क्यूब तो अपने से निकलेगा नहीं भाई, है ना, कुछ और करना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा था, 16a क्यूब, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, बट ना मैं एकदम से डर गया। मुझे लगा कि यार a क्यूब निकालना पड़ रहा है, मतलब मेहनत तो उतनी ही लग रही है। विल डू सम मोर सब्सटीट्यूशन। ये जो a स्क्वायर है इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 4a माइनस 7i डाल सकते हो। 4a माइनस 7i चमका। अच्छा, 49a माइनस 56 है, 49i है ना, मैंने गलती से शायद उसको a लिख दिया। 49i, तो दैट इज इजी, ये तो आसान मैट्रिक्स है। 49 इंटू आई, 56 इंटू ए, ये भी आसान मैट्रिक्स ही है, तो विल कीप इट दिस वे। ठीक है, तो जब तक अपने को एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं मिल जाता तब तक अपन फाइट करते रहेंगे। ओके, तो LHS में आ जाएगा a की पावर में 5। अभी RHS देखते कितना सिंप्लीफाई अपने से हो पाता है। तो 4a माइनस 7i अपन ने निकाला है क्या, नहीं निकाला है। इनफैक्ट निकाला तो था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अपन इसको फ्रेशली करना चाह रहे हैं। तो खोलते हैं इसको, 16 4 ज़र 64 इज a, और 16 इंटू 7 काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। प्लस 49i और 56a।
ठीक, और लास्ट में इधर एक a मल्टीप्लाइड है, तो ये आ जाएगा a इंटू 64a माइनस 112a। तो 64a माइनस 112a कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये आई आना चाहिए था ना यहाँ पे, एक बार a तो अपन ने लिखा है, फिर 67 इंटू 16 इंटू 7 112 आ जाएगा, बाकी सब बढ़िया है। तो 64 माइनस 56 आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36i। ठीक है, डर गए क्या? 64 है माइनस 56 है 8 है माइनस 112 और 49 कर दो आप सब्ट्रैक्शन, आपके पास ये आएगा ना। शांति से आप देखो पहले। तो अभी मैंने आपके लिए बहुत काम आसान कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 8a स्क्वायर माइनस 63a इंटू आई, ए पहले आ जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट जो है ना, इसको आप कहीं पे भी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए को अपन प्री मल्टीप्लाइड ही करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड है, तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, बट फिर भी हम लोग इस बात का ख्याल स्टार्टिंग से रखेंगे कि प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब प्री मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, क्या लगता है आपको इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? कोई बच्चा बताएगा? क्या मुझे ए स्क्वायर और 63a निकाल के इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? कोई भी बताएगा मुझे क्या करेंगे अपन? हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से पुट करेंगे, 4a माइनस 7i। तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू 4a माइनस 7i पुट करेंगे। अभी मैं पेन बहुत धीरे चला रहा हूँ, इस कारण आपको लग रहा होगा कि लेंथी स्टेप है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 8 4 ज़र 32 माइनस 7 8 ज़र 56 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 63 इंटू आगरा, तो यहाँ पे 32a आएगा। अब 63 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 35, एक मिनट, 63 माइनस 32 करना है ना, तो 3 माइनस 2 1 और 6 माइनस 3 31 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 31a है ना, एंड मेक दैट चेंज माइनस 56 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाएगा a की पावर में 5। चलेगा? चलेगा बिल्कुल, यहाँ से तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, इट कैन बी डन नाउ, ये आपके ऊपर है ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैन बी डन नाउ, क्योंकि a पता है, 31a पता है, i पता है, 56i पता है, दोनों को आपको ऐड करके नेगेटिव करना है, तो आपको a की पावर 5 मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, थोड़ा सा स्टेप्स मेरे को ज्यादा लगे, बट इट इज स्टिल बेटर दैन कि आप a को 5 बार मल्टीप्लाई करो। a को आप खुद ही से 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप धीरे धीरे करो, क्योंकि आपको अगर a की पावर और बड़ी दी जाती बाई चांस, तो आप फंस जाते हैं ना, फिर आप धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचोगे। तो ये एक तरीका है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से आपको हाईएस्ट या हायर पावर निकालने का। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने हैं अपने को आज। इधर रखा है 3 2 1 1। फाइंड ए एंड बी। अच्छा, कल आपका अगर मॉक टेस्ट नहीं रहा तो आपका जो क्विज होगा उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपका एक ही घंटे का रहेगा वो, ऑल 25 क्वेश्चंस जस्ट लाइक जेई मेंस। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन स्पीड से करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे कर लिया, अब इसको फास्ट करके देखते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, स्मॉल ए इंटू ए और स्मॉल बी टू आई, ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो रही, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर हो रही। तो ए स्क्वायर का वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर निकालने में मुझे शायद माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे। ये रहा ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, तो 3 2 1 1 मतलब 3 2 इंटू 3 1 9 प्लस 2 11 3 2 इंटू 2 1 3 2 ज़र 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 3, ये आ गया, आ रहा है बिजली की रफ्तार से। फिर उसके बाद ए इंटू ए क्या आ जाएगा आपके पास, 3a टू a, हर किसी में a मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1a प्लस a, और b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, 1 0 0 1
दैट्स इट। चलेगा, बढ़िया। नाउ आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड कर दो यार, एडिंग ऑल थ्री। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो अपन कर देंगे इक्वेट। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 11 3 ए और 1, 11 प्लस 3 ए प्लस बी आई, यहाँ पे बी आएगा ना, सॉरी, प्लस बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 2 ए प्लस 0, फिर आएगा 4 प्लस ए प्लस 0, फिर आएगा 3 प्लस ए प्लस बी। चमक रहा है या फड़फड़ा रहे हो? बहुत आसान चीज़ है ना, ये नल मैट्रिक्स के बराबर मतलब हर एलिमेंट 0 के बराबर है, तो हर एलिमेंट को अपन अलग अलग से 0 से इक्वेट करेंगे। सबसे सस्ता एलिमेंट मेरे को 4 प्लस ए दिख रहा है, क्योंकि अगर ये 0 है तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, तो 4 प्लस ए अगर 0 है तो ए का वैल्यू आ जाएगा -4। ओके, इसको अपन पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में, तो आपको b का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो 3 प्लस ए प्लस बी ये 0 के बराबर है, तो 3 प्लस -4 प्लस बी, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। आ रहा है सबका आंसर? a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखाने के लिए सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है सर एक क्वेश्चन दिखाओ ना प्लीज। क्या दिखाऊं? कौन सा? हाँ ये वाला, एक मिनट। हाँ सर। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में आप 3 स्टार लगा दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक बच्चा या फिर बहुत सारे बच्चे मुझे इसका जवाब दे, ठीक है। A is a square matrix. A is a square matrix of order n, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि L is maximum number of distinct entries. L क्या है? लिखते जाओ, maximum number of distinct entries if A is triangular matrix. If A is triangular matrix. M क्या है? Maximum number of distinct entries. Maximum number of distinct entries if A is diagonal matrix. और n है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस if A is triangular matrix, ठीक है। सवाल लिखा आपने? लिख लो पहले। अब आपको L M N तीनों कैलकुलेट करना है, फाइंड या कैलकुलेट L M और N। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? n स्क्वायर, नहीं सुना किसी ने? स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, अगर तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 9। 4/4 का है अगर तो 16, तो n का है, अगर n को अपन n/n ही बोलते हैं ना, n है तो n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। अब आपको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना दो तरह की होती है,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है। पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है, तो आप कोई भी मान लो ना, आप मान लो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो और टोटल इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, n क्रॉस n ऑर्डर है अगर, हाँ बोलो सर आंसर किसके फॉर्म में आएगा? आंसर n आपका के n के फॉर्म में आएगा, n फॉर नालायक के फॉर्म में आएगा। तो मेरा आया l होगा 2n, m होगा n और n होगा n। m का वैल्यू क्या है, मंकी का वैल्यू क्या है, n नहीं n+1 आएगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अच्छा चलो ठीक है रुको। बताओ 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 क्या गलती करी थी तुमने, जोर से बोल के बताओ। सर नहीं सर, बोल। डिस्टिंक्ट एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब सिर्फ डायगोनल्स पे ही नंबर्स होते हैं, बाकी सब जीरो होता है। हाँ तो जीरो 3 को बाय कौन काउंट 3। करेगा, हाँ जीरो को कौन काउंट करेगा, जीरो भी। अरे जीरो एक एंट्री है, उसके अलावा n डिफरेंट एंट्रीज। हाँ अच्छा हाँ ठीक है समझा। चमका। जीरो एक काउंट करना है। चलो ठीक है, समझ गया। हाँ भाई, बाकी अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो आप मेरे से आंसर शेयर कर सकते हो। देखो, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3, समझ में आ रहा है। 4x4 में डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, 4। 5x5 में डायगोनल में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5। 2x2 में कितने हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट, 2। तो उसी तरह से n×n में डायगोनल में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n एलिमेंट, 1 2 3 डैश 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 से लेकर n तक। फंडा समझ में आ रहा है आपको, मतलब डायगोनल में पहली बात तो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट समझ में आ जा रहे हैं कि n आएंगे। ओके, तो डायगोनल में टोटल आपके पास n एलिमेंट आएंगे। अब आपको बोला है कि l का वैल्यू निकाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर a एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी आएगी। यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लिखा है, एक तरीके से मुझे यहाँ पे डैश लगाना चाहिए था, तो इट वुड हैव बीन मोर सेंसिबल, क्योंकि डायगोनल में टोटल एलिमेंट जो है आपके पास वो ये आएंगे। पहले मैंने जीरो नहीं बनाया था, बस सर्कल बनाया था। तो अगर अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो जिंदा होता है, तो पूरा ट्रायंगल जिंदा होगा, मतलब नीचे ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो एक एलिमेंट तो जीरो आ गया। डिस्टिंक्ट आपको ये पता करना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट आप पुट कर सकते हो मैट्रिक्स में, है ना। तो अगर मान लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या आएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो जीरो हो गया, उसमें 1 सॉरी, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो आपके पास 1 आ गया, मतलब जीरो आ गया, तो उसको आप काउंट लिखोगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद बचे हुए डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने आएंगे, डायगोनल में आप n एलिमेंट डाल सकते हो, और आपने मान लो n की n एलिमेंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट डाल दिए, एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं करा, दिस इज पॉसिबल। फिर डायगोनल से जस्ट ऊपर वाला जो छोटा डायगोनल होगा, जस्ट ऊपर वाले जो आपके पास एलिमेंट आएंगे, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, n-1। देखो 3x3 में अपने पास टोटल 9 चिड़िया होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चिड़िया है। तो ये डायगोनल वाली 3 चिड़िया के ऊपर कौन है, 2, फिर उसके ऊपर क्या है, 1। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है ना। तो अगर यहाँ पर टोटल n एलिमेंट है तो इसके ऊपर वाले डायगोनल में n-1 होंगे, फिर n-2 होंगे। बेटे कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला, ये जाएगा 1 तक, देखो ना 1 तक जाता है लास्ट में। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी अपने पास है टोटल n-1, फिर n-2, फिर n-3। तो n प्लस n-1 प्लस n-2 n-3 कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो टोटल इतनी वैकेंसी, हर वैकेंसी में आप अलग अलग एलिमेंट डाल दो, हर वैकेंसी में अलग अलग नंबर डाल दो, तो उतने तरीके से आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट डाल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये क्या लिखा है, ये 1 से लेकर n तक का सम लिखा हुआ है, जो कि होता है n × n+1/2। आया क्या समझ में, या फिर हाँ ठीक है ऐसे ही रहने दो, n × n+1/2, 1 से लेके n तक का सम, और इसमें अपन ने 1 जोड़ दिया। 1 क्या है, जीरो, जीरो भी तो एक एंट्री है,
हालांकि जीरो यहाँ पे बहुत बार रिपीट होगा क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जीरो तो रिपीट होगा, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंट्रीज। ठीक, तो नंबर एल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये। अच्छा, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका n क्रॉस n जो है वो ऑर्डर है। आपको बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट जिंदा होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो डायगोनल में कितनी वैकेंसी, डायगोनल में टोटल वैकेंसीज आर n फॉर नलायक वैकेंसी है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है दे आर ऑल जीरोस, दे आर ऑल जीरोस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अपने पास कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई, एक एंट्री तो जीरो है ही ऑलरेडी, वन। डिस्टिंक्ट एंट्रीज पता करनी तो एक एंट्री तो जीरो खुद है, और बाकी n नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो डायगोनल में आएगी और सबकी सब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो n+1 मंकी का वैल्यू आ जाएगा n+1। आ रहा है समझ में? आप डायगोनल में हर एलिमेंट अलग अलग डाल दो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है n तक डाल दो, तो ये एक तरीका हो गया डालने का। समझ में आ रहा है आपको? रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सारे 1 से लेके n तक के नंबर्स, और ये जीरो, तो जीरो में अपन ने जीरो को काउंट करा 1 से, और फिर उसके बाद 1+n, ये हो जाएगा मंकी का वैल्यू। ठीक है, ये जीरोस की वजह से आया है। हाँ जी, अब नालायक का, सॉरी पी है ना, पकौड़ा का वैल्यू कोई बताएगा मुझे, एनीवन? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कम से कम आपको जीरोस डालने पड़े। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो या तो अपर होगी या तो लोअर होगी, है ना? तो या तो अपर मैट्रिक्स होगी ट्रायंगुलर की, या तो लोअर होगी। तो अगर उसमें डायगोनल होगा तो डायगोनल में कितनी वैकेंसी होगी, डायगोनल में n एलिमेंट्स की वैकेंसी होगी, मतलब आप n एलिमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। वेरी गुड, ये रहा आपका डायगोनल। डायगोनल में n एलिमेंट डाल सकते हो, लेकिन अगर मैट्रिक्स ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सर p का वैल्यू n इंटू n+1/2 -n होगा। n-1 इंटू n इंटू n-1/2 ये होना चाहिए। सोचो, तो आपको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो अपर एलिमेंट्स जिंदा होंगे, तो नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो नीचे वाले एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे, तो आप ये पता कर सकते हो कि डायगोनल के जस्ट पहले वाला जो भी डायगोनल होगा उसमें सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मानते हो इस बात को? अरे ब्रो, अगर ऊपर सारे एलिमेंट जिंदा है मतलब नॉन जीरो है, तो नीचे जीरो रहे होंगे, और आपको कम से कम जीरो डालना है, तो डायगोनल तो अपन जिंदा रखेंगे, डायगोनल को जीरो नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के जस्ट नीचे वाले, वो कितने वैकेंसी वहां पे n-1, सारी वैकेंसी को अपन ने जीरो से फिल करना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है। एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इसके बाद जो डायगोनल आएगा उसमें कितने, एक कम एलिमेंट हो जाएगा, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज n-2, और ऐसा कम होते होते लास्ट में 1 बचेगा। तो डिस्टिंक्ट कितने जीरोस आप डाल सकते हो, डिस्टिंक्ट 1, फिर 2, समझ रहे हो, इसके बाद 1 के बाद 2 आया होगा, फिर 3, फिर 4 5 6। n-1 स्क्वायर बाई 2 है क्या? देखता हूं मैं ना, ये आएगा आपका आंसर, ये आंसर है ना, दिस इज द आंसर। 1 से लेके n-1 तक का सम ऑफ फर्स्ट n-1 नंबर्स क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n-1+1, दैट इज n बाई 2, तो n इंटू n-1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बेहद कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो पहले, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, लिखो। सर एल वाला दिखाओ ना। हाँ दिखा रहा हूँ, पहले पी लिख लो थोड़ी जगह छोड़ के, सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन दिस। ओके, पहले पी लिख लो। हाँ सर, मैंने वो सम ऑफ AP में 2a+ होता है ना, तो मैंने सिर्फ a लिया, इसलिए वो बहुत खूब, बहुत खूब, ऐसी गलतियां करते रहो, जितनी गलतियां करोगे उतने नजदीक पहुंचोगे बबलू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हाँ सर, मेरा भी सेम आया था, बस मैंने
स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम लिया और उसमें से n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ ना, वो भी वैसे देखा जाए तो गलत नहीं है। n प्लस 1/2 माइनस n कर दिया होगा ना आपने, ठीक है। सेम ही आएगा ना उससे भी अद्वैत। हाँ सर, बट वो फाइनल रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए रीचेक किया और उसको एक्सटेंड करने पे सेम आ रहा है। वही, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, परफेक्ट स्क्वायर टाइप कुछ बन जाएगा, हो जाएगा। वैसे भी गलत नहीं सोचा है तुमने, है ना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुमने सही सोचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर एल वाला दिखा। हाँ सॉरी, ये देख लो आप एल वाला। हो गया सर। देखो ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया कि LMP एन था क्या वो, सॉरी यहाँ पी लिख दिया गलती से, बट कोई बात नहीं, अभी मैं इरेजर यूज करूंगा तो ये रो देगा। ओके, स्टार्ट किया जाए, क्या बोलते हो? इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 1 1, कौन सी मैट्रिक्स है, कोई बताएगा मुझको बोल के? यूनिट। मेरे को पता था कोई ना कोई तो फंसेगा। यूनिट नहीं है ये, यूनिट में 2 जीरो होते हैं, यूनिट में बस डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं, ये ऐसी एक साधारण सी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट कोइंसिडेंटली 1 हो गए। शो दैट नहीं करना है आपको, ये तो मैंने गलत क्वेश्चन छाप दिया। हाँ, आपको क्या फाइंड करना है, देखिए इफ ए की पावर में 73 है ना, इफ ए की पावर में 73 इज इक्वल टू 2 की पावर में k इंटू मैट्रिक्स ए, तो आपको फाइंड k करना है। समझ में आ रहा है? ए की पावर 73 निकालना है आपको, और वो कुछ ऐसा दिखेगा 2 की पावर में कुछ कद्दू, वो कद्दू निकालना है आपको। तो करते हैं सॉल्व। मैं आपको है ना एक आपका सिक्स सेंस बढ़ाने के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको पता चले कि हाँ एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा। उसने आपको ए की पावर 73 दिया है, तो डेफिनेटली ही डजंट वांट यू टू सॉल्व 73 पावर्स ऑफ ए, कि आप है ना पूरा आईआईटी का 3 घंटा जो है वो ए की पावर 73 ही करते रह जाओ, ये तो वो डेफिनेटली नहीं चाहता है। तो मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, तो डेफिनेटली उसने उस पैटर्न को जनरलाइज करके यहाँ पे 73 लिख दिया है। अगर वो 73 की जगह 73 लाख भी लिख देता ना, तो भी शायद वो सॉल्वेबल क्वेश्चन होता। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये क्वेश्चन जो है पैटर्न वाला क्वेश्चन होगा, जहाँ पे भी आपको बड़े पावर्स दिखे, इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। तो आप क्या करो, जब भी आपको ए का बड़ा पावर निकालना है, तो आप है ना ए के स्टार्टिंग के 3 पावर्स तो निकाल ही लो। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी बता देगा मेरे को आराम से क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो 1 + 1 2 आ रहा होगा, तो हर जगह 2 आएगा ना। अरे 1 × 1 + 1 × 1 यही आएगा बार बार। फिर आप ए क्यूब निकालो। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो कि सारे 2 को कॉमन ले लो, और अंदर क्या आ रहा है फिर से 1 1 1 1 ऐसे ही है ना, ये अपन इसको लास्ट में देखेंगे। ए क्यूब निकालो बेटा, ए क्यूब निकालोगे तो ए क्यूब होता क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर है आपके पास 2 2 2 2, और ए क्या है 1 1 1 1। करो मल्टीप्लाई, बड़ा आसान है ना। 2 2 1 1 मतलब 2 × 1 + 2 × 1 4, और ऐसा हर बार होगा, ऐसा हर बार होगा ना। तो 4 4 4 4 लिखो, गधों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को ऐसे। अच्छा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, एकदम चुबुक से बाहर निकाल लो पूरा, सब में से 4 निकालो एकदम खटाक से, सब में, तो सब में 1 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ए की पावर में 4, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए। ए क्यूब पता है अपने को, यस 4 4 4 4। ठीक है, फाइंड के का आंसर किसी का आया था? 72 हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आसान है, काफी आसान है ना। वो डराने के लिए आपको बस पावर बढ़ा के दिया हुआ है। 4 4 4 4 को आप 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 + 4 मतलब 8,
समझ गए? बस इसके बाद अपन गधे नहीं है, इसके बाद अपन समझ गए कि अब 2 के पावर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। जब अपन ने स्क्वायर करा तो 2 का पावर 1 आया, जब अपन ने क्यूब करा तो 2 का पावर 2 आया, मतलब एक कम, और जब अपन ने पावर 4 डाला तो 2 का पावर 3 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 1। ठीक है, तो हम लोग अब समझ गए, अब अपन बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग समझ गए कि a की पावर n करोगे तो 2 की पावर में क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, और अंदर a मैट्रिक्स ही रहेगा, ये मैट्रिक्स तो a मैट्रिक्स ही है ना, 1 1 1 1 वाली। अच्छा, तो आपको यहाँ पे 73 डाल देना है। मैं यहाँ पे 73 की जगह जगह आपको 73,000 भी दे देता ना, तो भी आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता, आप आराम से सॉल्व कर देते। 73 माइनस 1 दैट इज 72, ये तो k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास सिंपली 72। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन डरावने फॉर्मेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या सीखा आपने? जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखे जो औकात के बाहर है, जैसे a की पावर 73, ये तो आप मतलब सोचो ही मत कि a की पावर आप 73 तक जा सकते हो, आप a की पावर 7 8 तक नहीं जा पाओगे अगर मैट्रिक्स ढंग की दे दी जाए तो आप समझ जाओ कि डेफिनेटली पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो आपको समझ जाना है जो क्वेश्चन औकात के बाहर दिखता है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा पैटर्न वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड x if 207 010 1 minus 2 1 minus x 14x 7x 0 1 0 x minus 4x minus 2x। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालना है, कतई आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अपन एक टाइमर सेट करते हैं अपने दिमाग में, 60 सेकंड्स में इसको निपटाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जो होती है बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में कल क्या हुआ था मेरे को याद आया, मेरे पास आर डी शर्मा रखी हुई है, लेकिन आर डी शर्मा में सिर्फ एडजॉइंट के क्वेश्चन है इस साल और इन्वर्स के, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है क्योंकि वो लास्ट ईयर पढ़ा दिया गया था। 2 बार आता है ना मैट्रिक्स, हम लोग एक ही बार पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो 11th की आर डी शर्मा मेरे पास एक्चुअल में है नहीं, इसलिए हम लोग 11th की एनसीईआरटी और एचएससी से ही क्वेश्चंस करेंगे अभी फिलहाल, जस्ट टू गेट आवर प्रैक्टिस गुड। ओके, देखो मेरी स्पीड देखना आप, है ना। 207 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ बोलो। सर मेरे पास है आर डी शर्मा, भेजू क्या फोटो? हाँ भेज देना। ठीक है सर मेरे पास भी है। ठीक है, आप लोग क्या है ना, चलो ठीक है भेज देना मेरे को, कोई भी एक बंदा। ठीक है, बढ़िया, सही है। x का वैल्यू 1/5 आएगा, वो आप कहीं से भी क्रैक कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आप क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले ही इसमें हो रहा है वो। अच्छा, उसमें हो जाएगा, देखते हैं। पहले टर्म से आ गया। -2x + 7x आ जाएगा 5x। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू, बट ना करें ऐसा, है ना, समय व्यर्थ ना करें अपना। हाँ लगा रहा हूँ वहाँ पे 0 है ना। ये पहला एलिमेंट जो है 5x है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो x का वैल्यू 1/5 होना चाहिए। क्या आपको आगे का एलिमेंट निकालने की ज़रूरत है? नहीं, अब आगे भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, बट कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में अगर मैं $1,000,000 टॉपिक बोलता हूँ तो दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिख दिया मैंने, ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ तक ऊपर तक आप पहले अच्छे से लिख लो, हर चीज़ आप समझ लो। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो एक अच्छी आदत भी होनी चाहिए, आप है ना, जब भी कोई मूवी देखते हो बहुत कंफ्यूजिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है ना उसमें कि क्या क्या हुआ अब तक। वैसे ही आप हमेशा हर चैप्टर में थोड़ा सा सोचा करो कि क्या क्या पढ़ा अपन ने। आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया, उसमें अपर लोअर ट्रायंगुलर, फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, है ना।
ये 4 चीज अपन ने आज से 2 दिन पहले पढ़ा था, जब आपको मैंने लैंडस्केप मोड में वो डायग्राम बनवाया था ना, ट्री डायग्राम। फिर उसके बाद अपन ने वो पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर याद है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनना बस, लिख कुछ भी नहीं रहा हूँ मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती थी जिसमें डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स जो है वो मिरर इमेज होते थे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट जो होते थे वो एक दूसरे के नेगेटिव होते थे एंड डायगोनल भी जीरो होता था। डायगोनल जीरो नहीं है तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, फिर वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था आइडम्पोटेंट, पीरियोडिक, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी। देख रहे हो, एकदम सब अच्छे से याद है आपको। कितनी तरह की मैट्रिक्स पढ़ी, सबका नाम याद है। आइडम्पोटेंट कौन सी मैट्रिक्स होती थी? आइडम्पोटेंट वो होती थी जिसमें स्क्वायर करने पे दोबारा आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। निलपोटेंट, सॉरी निल तो अपन बाद में। पीरियोडिक मतलब कोई पावर है, सर्टेन पावर, 2 से बड़ा या 2 के बराबर भी चलेगा, बट कोई पावर डालने पे आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जा रही है, नॉट नेसेसरली 2। तो मान लो आपको पावर जो है वो 15 मिल गया तो पीरियड उसका 14 हो जाएगा, 14। पावर आपको अगर 62 मिल गया तो पीरियड उसका 61 हो जाएगा, है ना। 62 डालने मतलब ए की पावर 62 इज अगेन ए, ऐसा करके। निल पोटेंट मतलब ऐसा पावर जिसपे मैट्रिक्स नल हो जाए, तो उसको अपन निल पोटेंट कहेंगे। हर मैट्रिक्स निल पोटेंट नहीं होती है, कुछ कुछ होती है कि आप उसको स्क्वायर करते जाओ, क्यूब करो, पावर 4 पावर 5 करो, कभी ना कभी जीरो होगी। ऐसी मैट्रिक्स को निल पोटेंट कहते हैं, और वो जब जीरो होगी उस पावर को अपन इंडेक्स कहेंगे। आप लोग आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे। लास्ट में इनवॉल्यूटरी पढ़ा था। इनवॉल्यूटरी इज वेरी इजी, स्क्वायर करने पे आपको आई मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चंस करे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने डायगोनल मैट्रिक्स के करे, है ना। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ज्यादा यूज करा, हाईएस्ट पावर यूज करा है, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स यूज करा है। अभी तक अपन ने कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा है जो आपको बहुत परेशान करेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे आपको चीजें परेशान करेगी, बट हाँ, दिस टॉपिक इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? देखो यार, मैं आपको है ना मैथमेटिक्स में और अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। सबकी आंखें एकदम खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, नजरें एकदम आपकी सतर्क होनी चाहिए। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, आपका ट्रांसपोज वहीं पे चालू होते ही खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कि आपने किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जितनी भी रोज थी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो आपने क्या करा, इस मैट्रिक्स में रोज को कॉलम बना दिया और कॉलम को रोज बना दिया। मतलब अभी ये R1 है रो 1, ये R2 है रो 2। अगर इसमें आपने सारी रोज को कॉलम बना दिया, मतलब आपने इसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख दिया, और इसको आपने हॉरिजॉन्टल की जगह, इसको भी सबको करना है ना, वर्टिकल लिख दिया, तो अब ये वाली जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो इसका ट्रांसपोज कहलाएगी। एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब ट्रांसपोज ये तो खत्म हो गया। ट्रांसपोज मतलब आपने सिंपली क्या कर दिया, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज, खत्म। ठीक है, इसमें भी अपन अक्षय कुमार वाला मीम बना सकते हैं जिसमें एक तरफ कॉलम एक तरफ रोज, समझने वाले समझ गए होंगे, उनकी अदला बदली कर देंगे तो ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अपन वो भी करेंगे। पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। इरेजर आने का वेट कर रहा हूँ, आजकल किस्मत से प्रकट होता है इरेजर। ओके, किस्मत से जाता भी है। क्लियर। तो A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है मेरे पास जो कि AIJ फॉर्मेट में लिखी हुई है और इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं कि हमने हर कॉलम का, मतलब हर एलिमेंट जो IJ था उसको JI बना दिया, ठीक है। और अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी चेंज हो गई, n क्रॉस m हो गई। कहने की बात यह है कि आपने यहाँ पे लिखो, हिंदी में क्या करा, रोज और कॉलम को स्वैप कर दिया, बस रोज और कॉलम को स्वैप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। एक एग्जांपल लिखते हैं, बेहद आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ट्रांसपोज इंपॉर्टेंट जरूर बता रहा हूँ बट इट इज इजी। डिफिकल्टी आपको एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जब आएगा तब जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ता है ना, तब दिक्कत जाती है, बिकॉज वहां से आपके लंबे वाले क्वेश्चंस चालू होते हैं जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। 5-5, 6-6 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टाइम टेकिंग। ओके, लिखो। एग्जाम्पल में अपन कोई, सर यस,
सर वो जो कल क्विज होने वाली है वो हाइपरबोला के चैप्टर पे होने वाली है क्या? नहीं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल थ्री। ठीक है, आपने अटेंड नहीं किया था ना ये ओके तीनों सर। लेक्चर्स? नहीं सर, नहीं किया था। कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप एग्जाम नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़े है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, नो सर। तो आपको वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे अपन, मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है। डोंट वरी, हाँ आप सर, कल का चलेगा। क्विज अगर नहीं भी दोगे तो इट इज ओके। ठीक है, तो मैं आपको क्या लिखवा रहा था, हाँ मैट्रिक्स। मान लो अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर इसका ट्रांसपोज अपने को करना है तो इट इज़ वेरी इजी। जस्ट आप क्या करें कि कॉलम को रो बना दें या रो को कॉलम। ये 1 2 रो में था ना, अब इसको वर्टिकल लिख दो। ये 3 4 हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल लिख दिया। ये 5 6 हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल लिख दिया, हो गया। दिस इज योर ट्रांसपोज। क्यों करते सर ट्रांसपोज, बताऊंगा, सबका एप्लीकेशन होता है लोग, देखेंगे अपन। यहाँ तक आप पहले लिखिए। ओके, अगला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एक्चुअली क्वेश्चन है जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था ट्रांसपोज पे। करेंगे अपन उसको, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। कितने स्टार मार्क लगाऊं मैं यहाँ पे? 3 स्टार मार्क लगा दिए मैंने, मतलब आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है ना वो यहीं से चालू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं परसेंटेज में रेट करूँ तो 60 से 70 क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चंस 60 से 70% क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम ट्रांसपोज, ओके, या दे इन्वॉल्व ट्रांसपोज इन सम वे और द अदर। ध्यान से सुनना। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करा तो वो ऐसी आ जाएगी, अगर दोबारा ट्रांसपोज करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलना चाहिए, बताइए। वही मिलेगा ओरिजिनल। वही ओरिजिनल मैट्रिक्स। पहले आपने रो कॉलम को चेंज करा, फिर से चेंज करा, तो वही मिल गया ना, जहां से चालू करे थे वहीं पे चालू हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स अगेन। अच्छा, अगली है प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज को आप इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सेम कैन बी डन इन माइनस ऑल्सो। तो प्लस और माइनस एक ही बात है, आप चाहे तो वहां पे माइनस साइन भी लगा लें। के इंटू ए का ट्रांसपोज, के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अगर के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर जैसा भी कोई एक नंबर है, उस कांस्टेंट को अगर मैंने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले आप उसको कॉमन निकाल लो बाहर और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सिंपल सी बात यह है कि दिस के कैन बी टेकन आउट, के को अपन कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इज लॉ ऑफ रिवर्सल। पहले यहाँ 3 तक लिखो क्योंकि फोर्थ जो है वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है, और मेरे को किसी ने बोला मल्टीप्लाई करो ट्रांसपोज ले, क्या बोला? मल्टीप्लाई करो और ट्रांसपोज लो, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करो और ट्रांसपोज लो। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा बोला तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ध्यान रखिए आप इस चीज का कि बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। मैं आपको ये चीज आराम से बता दे रहा हूँ। जो मैट्रिक्स बाद में लिखी हुई है वो पहले आती है, जो पहले लिखी है उसका ट्रांसपोज बाद में आता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे लॉ ऑफ रिवर्सल आपको एक और मिलेगा। कहां पर मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इनवर्स में। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मोर देन वन मैट्रिक्स आ गई अपने पास, अगर 3 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 मैट्राइसेस आ जाती है, दिस फोर्थ का सब पार्ट ही है तो मैं इसको फोर्थ के अंडर ही लिखता हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट अगर मैं आपको बोलता हूँ a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग प्लीज करके मुझे बताइए a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज क्या आएगा। आपको एक हिंट दे देता हूँ, टेक 2 एट ए टाइम। एसोसिएटिव तो होता ही है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो कोई 2 का आप पहले ब्रैकेट में ले लो और फिर आप अप्लाई करो। आपको बहुत सुकून मिलेगा अगर आपने पहली बार में आंसर सही लाया तो। सर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तुक्का मार रहे हो? सही में ऐसा लग रहा है तुमको? सर अच्छा देखो, पहली बात तो मैं इसका आंसर लिखूंगा डायरेक्टली, फिर मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कोने में। देखो क्या होता है, सबसे आखिरी मैट्रिक्स जो है ना, आप वहां से स्टार्ट करो रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ, सी बी ए सबका ट्रांसपोज। ऐसा हमेशा होगा कि यस, यू कैन जनरलाइज इट। अच्छा इसका प्रूफ अपन अभी देख लेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको बहुत सारी मैट्रिसेस मिलती है, मतलब मैट्रिक्स A1, मैट्रिक्स A2, मैट्रिक्स A3 से लेकर मैट्रिक्स AN तक, और सबका प्रोडक्ट है और फिर सबके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसी तरह से लिख सकते हो, उल्टा करके सबका इंडिविजुअल ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, मतलब AN का ट्रांसपोज, फिर इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा AN-1 मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, इसके जस्ट पहले AN-2 मैट्रिक्स रहा होगा, और लास्ट में क्या होगा A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, तो इन जनरल वी कैन से दिस। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। ठीक है, अब मेरे को यार नाम बताना इतना पसंद नहीं है, क्या कर लोगे नाम जान के, ठीक है, बट फिर भी चलो लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर ये मैट्रिक्स है ये -2 4 5 एंड बी मैट्रिक्स है 1 3 6, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, दिल की तसल्ली के लिए क्वेश्चन अपन करते हैं कि वेरीफाई करके बताइए कि A इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होगा। कर पाओगे? हाँ बिल्कुल करते ना। जितना भी आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मिले उनको आप एकदम बिंदास करिए आराम से। तो करके देखता हूँ मैं। A इंटू बी का ट्रांसपोज, तो A इंटू बी पहले कर देते हैं अपन, है ना। ये देखो मैंने A भी करा, A मतलब -2 4 5 और B मतलब 1 3 6। ठीक है, चलो हार्डली 10 सेकेंड लगेगा। -2 12 10 10 और 30 40। एक ही एलिमेंट आएगा क्या ऐसे? तो 40। एक मिनट गड़बड़ होगी। दिस इंटू दिस ऐसा करेंगे ना, रो इंटू कॉलम, -2 इंटू 1। पहली बात तो ऑर्डर भी आप इसका डिसाइड कर दो, थोड़ा स्पेशल केस है ना, कम इसमें ऑर्डर, रोज और कॉलम इसके कम है, तो अपन इसका ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। रोज कितनी है? 2, कॉलम कितना है? 1, 2 क्रॉस 1, और ये 1 क्रॉस 3
3 क्रॉस 1, माफ करना 3 क्रॉस 1, तो 3 रोज और कॉलम 1 और 1 रो कॉलम 3, तो इसका 3/3 आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी शुड बी 3/3। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको स्टार्टिंग में होगा, देखिए कैसे, -2 × 1 -2 आ गया पहला, डन। दूसरा -2 को आप अगले कॉलम से करोगे तो -6 आएगा, -2 को आप अगले कॉलम से करोगे तो -12 आएगा। अच्छा, 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, एंड 4 × 6 करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, Five into 1 is 5, 5 into 3 is 15, and 5 into 6 is 30. लिखो यहाँ तक पहले। चलिए, ये आ गया आपके सामने ए बी का ट्रांसपोज करना है अभी मुझे, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ए बी का ट्रांसपोज करना है मतलब कॉलम रोक की अदला बदली कर दो, -2 -6 -12, 4 12 24 और 5 15 30, चमका। ये आ गया ए बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करेंगे अपन, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करके देखते क्या ये इसके बराबर आता है कि नहीं, बिल्कुल करके देखना है आपको। तो बी ट्रांसपोज मतलब ये रहा बी, तो बी में जितने भी रो है उसको कॉलम बना दो। रो कितने हैं, 1, तो उसको आप वर्टिकली लिख दो 136, ये हो गया बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको आप जितने भी कॉलम है उसको रो बना दो, एक ही कॉलम है बेचारा, उसको अब रो बना दो, -245, तो -245। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, है ना। जेई में नहीं पूछता आपको क्यों नहीं मल्टीप्लाई करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ, जेई में थोड़ा सा और हायर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखते हैं अपन करके। 1 × -2 is -2, 1 × 4 is 4, 1 × 5 is 5, -6, 3 × 4 12, 3 × 5 15, और 6 दूनी 12, 6 × 4 24, 6 × 5 30। ये आ जाएगा आपके सामने ए बी का ट्रांसपोज, और है ना ए बी होल ट्रांसपोज ये आ गया, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आ गया। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने सिर्फ इसलिए करा ताकि अपने को यकीन हो जाए कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि अपन ने इसका प्रूफ नहीं देखा है ना। क्या कर लोगे प्रूफ देख के, कंफ्यूज ही हो गए और क्या हो गया। ठीक है, कुछ प्रूफ ऐसे होते हैं जिनको बताना ही गलत होता है, बेकार में आप कंफ्यूज हो जाओगे और कोई काम भी नहीं है उसका, ना बोर्ड में पूछेगा ना जेईई में पूछेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, खटाक से, देखिएगा ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन है, अपन इसको जल्दी कर देंगे। एक मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 2 -3 and 4, 4 0 and 2, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B 1 0 -1 2 1 3 और 0 2 -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शो दैट A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहले लिख रहे हो क्या बाद में लिख रहे हो, प्लस में थोड़ी ना फर्क पड़ता भाई, प्लस तो एसोसिएटिव होता है। इसको आप कर सकते हो आराम से ना, कर लोगे, कर लेना, ये क्या ही क्वेश्चन है, जरा सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं वेट करूंगा किस बच्चे का आंसर आता है। 1 2 2 2 1 -2 और A to B। आपको बोला गया है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 9। ठीक है, तो आपको करना है फाइंड A एंड B। ठीक है, मेरी घड़ी में 1:06 हो रहा है, डेफिनेटली घड़ी मेरी पीछे है, लेकिन रिलेटिव डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। तो 1:09 पे या 1:08 पे अपन देखेंगे किसका आंसर आ जाता है। वेरी इजी है, आपको ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आई के बराबर इक्वेट करना है। अगर आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है तो गलत है,
स्पीड बढ़ाइए अपनी, है ना, करो करो करो। क्या बात है, इतनी जल्दी हो गया, 1-9 तक कर लेते। इस समय अपना ऑलरेडी 1-7 हो गया होगा। चले करें आगे, किसी का भी आंसर नहीं आया। सर A2 और B3। एक्सेलेंट। गलत, A-2 और B-1 आ रहा है। एनीवन एल्स? मैं एक बार खुद सॉल्व करके भी देखूंगा। देखो A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, तो A ये रहा 1 2 2 2 1 -2 A to B, A to B, ठीक है, ये आ गया आपका A मैट्रिक्स। चलिए बहुत बढ़िया। A ट्रांसपोज आ गया -2 and -1। गुड गुड गुड। रिचा देखो क्या गलती हुई है, A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 2 2 1 माइनस। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी है। ट्रांसपोज का मतलब बस यही होता है, A to B, ठीक है। और ये 9 I के बराबर है, मतलब ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9 के बराबर है। आ रहा है समझ में? तो अपन है ना जीरो वाले एलिमेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा हमला करेंगे, वहाँ पे आपको जल्दी आंसर मिल सकता है। तो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई नाउ। तो करेंगे मल्टीप्लाई 1, ये इसको इससे करेंगे ना मल्टीप्लाई, 4 4 8 + 1 9, पहला एलिमेंट आ जाएगा 9, फिर करेंगे इधर से तो 2 2 4 4 - 4 is 0। हाँ सर आया सर, मैंने गलती से 3A + 6 = 0 को मतलब मैंने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया इनका, तो इसलिए तुम्हारा +2 आ गया होगा। हाँ -2 था वो एक्चुअली, वो मैंने माइनस साइन कंसिडर नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखो। 1 2 2, अच्छा यहाँ पे करेंगे 1 × A। देखो आपको फील हो रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ, दिस इंटू दिस कर रहा हूँ, तो आपको देखना चाहिए पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, प्लस सबको एकदम बिजली की रफ्तार से करो आप, है ना, इसमें समय वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना। तो 1A + 4 + 2B, ठीक है। अगला करेंगे 2 3 -1, ओ 2 2 4 4 -4 0 आएगा ये ना, 0 4। देखो इसको और इसको कर रहा हूँ मैं, है ना, तो 2 × 2 4, 1 × 1 1, और कितना हो गया 4 + 1 5 5 + 4 9 9 आ जाएगा ये। अच्छा ये वाला एलिमेंट तो 9 आने ही है, तो आप चाहो तो इनको इग्नोर कर दो, क्योंकि इधर RHS में 9 दे रखा है। अगर नंबर्स है तो इग्नोर कर दो, अदरवाइज नहीं। फिर अगला हो जाएगा 2 1 2 A to B, तो 2A + 2 - 2B। चमका? नहीं चमका तो खुद से करो, कैलकुलेशन है भाई।
कुछ लॉजिक थोड़ी बता रहा हूँ मैं अभी। अब a to b 1 to 2 a, सर आगे मत करो, बस उन दोनों को 0 से इक्वेट करके कर ये दो। बात भी सही है हाँ सर। क्योंकि आपके पास दो अननोन है तो इक्वेशन आगे करके भी कोई फायदा नहीं। ये तो 9 आएगा ही आएगा और ये भी कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कुछ भी आए आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अगर ये वाकई में दो मेट्राइसेस इक्वल है तो ये आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो a + 4 + 2b ये आपको 0 दिया हुआ है और 2a + 2 - 2b दोनों को ऐड कर देंगे अपने ना, एकदम अच्छे से सेट है अपने लिए सब। तो 3a + 6, ठीक है। तो a का वैल्यू आ जाएगा -2। दोबारा डालेंगे कोई भी इक्वेशन में तो -2 यहाँ डाल दो, है ना। 4 - 2 2, b का वैल्यू -1 आ जाएगा। चलिए, आई होप अपने को अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक का एक वैल्यू -2 और दूसरा 2/5 आ रहा है। दो वैल्यूज आ रहे हैं आपके, हाँ तो उसमें से कोई एक वैल्यू ही सही होगा क्योंकि जो आपका दूसरा वैल्यू आ रहा होगा ना उसको आप बैक चेक करके देखोगे, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा। बैक चेक किया सर, वो आ रहा है बट ट्रू। ट्रू हो रहा है? हाँ रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। पहला वैल्यू क्या आ रहा है? ए और बी का पहला वैल्यू, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -1 और दूसरा वैल्यू ए का 2/5 और बी का -11/5। अच्छा 2/5 आया ना, मैं डाल के देखता हूँ यहाँ पे। 2/5 और -11/5 तो -9/5। 2/5 + 4 और -11/5 बोला तुमने तो कितना, -22/5 -20/5 4, बिल्कुल सेटिस्फाई तो हो रहा है। दो वैल्यूज आएंगे ए बी के, ठीक है। तो या तो अपन एक काम कर देते हैं ना, फाइंड ए एंड बी फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। थोड़ा धोखा हो गया लेकिन समझ रहे हो आप, तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। लेकिन चलो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, ये इरेज होगा नहीं। ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं। a + 4 + 2b और उधर आ जाएगा 2a + 2 - 2b और यहाँ पे आ जाएगा a² + 4 + b², ठीक है। तो आपने अद्वैत ये दोनों सॉल्व किया होगा ना, ये दोनों इक्वेशंस। 2a + 4 + 2b ये तो वही है, ये दोनों इक्वेशंस तो वही है। फिर आपने क्या सॉल्व करा बताओ मुझे। सर पहले a² + 4 + b² को 9 को इक्वेट किया, फिर वहां से a² + b² = 5 आया। उसके बाद में फिर a + 4 + 2b में से a का वैल्यू निकाला और वो a² + b² = 5 में सब्स्टिट्यूट किया। क्वाड्रेटिक बनाई तुमने? हाँ, तो फिर b में 2 वैल्यूज है और उसके से फिर a के 2 वैल्यूज है, उसमें से +2 तो एलिमिनेट हो गया लेकिन दूसरा सेटिस्फाई किया और फिर दूसरे इसमें से भी एक सेटिस्फाई किया। सही तो कह रहा है लड़का। देखो इसकी बात एकदम सही है वैसे, बिकॉज आप स्क्वायर की वजह से आपको और ज़्यादा आंसर्स मिल सकते हैं ना। जब भी पावर 2 हो जाता है तो अपने पास आंसर्स की चांसेस बढ़ जाती है, तो हमने वो चीज़ जो है कंसिडर नहीं करी है। हालांकि मैं उसको मल्टीप्लाई करने वाला था पूरा, बट मुझे भी ऐसा लगा कि आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि a² + b² + 4 ये देखा आपको 9 के बराबर है ना, इसको और इसको इक्वेट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से a² + b² 5 के बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ से तो ट्रू है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है कि यहाँ से कुछ और वैल्यू निकाला है, a + 1 सेकेंड 4 + 2b = 0। ये 0 है ना, इसको यूज करके कुछ और वैल्यू निकाल लिया और उसको यहाँ पे पुट करा, क्वाड्रेटिक बनी है। तो a = -4 + 2b
तो ए की जगह -4 + 2b यहाँ पे पुट करेंगे तो बी में क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 आंसर बी के आएंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। 4 + 2b का होल स्क्वायर प्लस b² = 5। थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा उसका। 4 दूनी 8 दूनी 16b और 4b² + b² = 5। तो 5b² प्लस, सर ये एग्जाम में आए तो बताएगा ना? एक्चुअल में क्या होगा ना कि इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ a और b का वैल्यू जो है वो क्या है, इंटीजर है या फिर फ्रैक्शनल है। मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं करा था कि ये दोनों नेगेटिव है ना। इनफैक्ट ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको बताएगा कि मोर देन 1 करेक्ट है, या फिर आपको ये एक्चुअली मोर देन 1 करेक्ट में आ जाए। तो मोर देन 1 करेक्ट में तो अपन चांस ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो b के 2 वैल्यू आएंगे। आप मेरे को पहले बता दो अद्वैत, ताकि मेरा समय बच जाए। सर उसमें -1 और -11 बैक है। -1 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो उसको छोड़ दो। -11/5 के करस्पॉन्डिंग आपको एक a मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो a मिलेगा दैट विल बी -2। दोनों +-2, बट +2 तो एलिमिनेट हो रहा है। +2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे आपको a का वैल्यू शायद 2/5 मिल रहा होगा या 1/5, क्या था? 2/5। ठीक है, 2/5। तो 4 आंसर सारे अपने पास है ना। इसको, इस पॉसिबिलिटी को अपन खत्म नहीं करना चाहेंगे। 4 आंसर्स आएंगे, चारों को रिपोर्ट करेंगे। मोर देन 1 नहीं आएगा ये। ठीक है, अगला लिखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो अपन पढ़ चुके हैं। कौन सी पढ़ी है अपन ने? स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा अपना। ओके, देखो पहली स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपन पढ़ चुके हैं ये चीज़ है ना। मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूंगा बिकॉज सिमेट्रिक अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको ट्रांसपोज के साथ मेरे को एक बार रिलेट करके बताना है। और दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को सब पता है क्या होता है, तो दिस इज टोटली न्यू फॉर, दिस इज नॉट टोटली न्यू फॉर अस। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डायगोनल के अबाउट अगर एलिमेंट सेम होते तो कोई भी एग्जांपल ले लूँ मैं, पक्का कोई चिंता की बात तो नहीं है। 3 2 -2 ये ले लिया, और डायगोनल के अबाउट मान लो मैंने ये -1 यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 5 और 5, चलेगा। ये है आपकी मैट्रिक्स ए। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप इसका ट्रांसपोज करो और मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। मनी 1 में जल्दी से ट्रांसपोज करो। सेम आ रहा है। सेम आ रहा है पक्का? किसी को कोई आशंका? एक बार करके देख लो। तो ये डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूँ मस्ती मस्ती में। Aij = Aji, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A = A ट्रांसपोज। आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठा लो, उसमें ट्रांसपोज करने पे आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिलेगी। आपको यकीन नहीं होता तो करके देख लो। 3 - 1 1 मिला, वही चीज। अरे इसको कॉलम बना दोगे, वही तो कॉलम है पहले से। और ये रो क्या, -1 to 5 -1 to 5 बराबर है। और लास्ट में क्या है, 1 5 - 2 1 5 - 2, दोनों भी बराबर है। तो मतलब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन है कि अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर करके सॉल्व करेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एट द सेम टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें Aij = -Aj होता है और साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, आप अगर इसी की बात करो ना, मैंने अगर ये लिख दिया तो दिस इज सफिशिएंट।
मैं आपको अगर डायगोनल लिख के नहीं भी बताता हूं तो भी ये चीज प्रूव करती है कि डायगोनल भी 0 हो जाएगा। आपको अभी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। इफ कोई भी मैट्रिक्स में aij इज इक्वल टू माइनस ji हो जाए, then the matrix is said to be skew symmetric matrix. Matrix is said to be skew symmetric. ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला सर इसके डायगोनल एलिमेंट निकाल के बताओ। तो डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है भाई? 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप का, मतलब आई टाइप का। समझ में आ रहा? तो आई जे की जगह मैंने दोनों जगह आई रख दिया, तो ए आई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए आई। समझ में आ रहा है? तो दिस थिंग इम्प्लाइज कि 2 टाइम्स ए आई मस्ट बी 0, मतलब दिस थिंग इम्प्लाइज कि ए आई 0 होगा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने आप सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है, तो सारे इसका दिस इंप्लाइज दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ए आई मतलब क्या होता है? सारे डायगोनल एलिमेंट। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो अपने को क्लियर हो रहा है काफ़ी हद तक। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, पहली बात आप बताना कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये देखते ही अपने को पता चल गया कि डायगोनल तो 0 है। अब अपने को क्या करना है? 2 -2, यहाँ पे कुछ 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5 और -5। ठीक है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालो यार जरा, क्या आएगा? आपके ऊपर है। -a आएगा क्या? इसका ट्रांसपोज मतलब आप रो को कॉलम लिख दो, तो 0 2 -3 -2 0 -5 एंड 3 5 0। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्रांसपोज लिखा है आपके सामने। ए और ए ट्रांसपोज में क्या फर्क है? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा अपने को। देखो एक बार, अगर मैंने मैट्रिक्स ए में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया, हर एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया, तो आपके सामने जो मैट्रिक्स आएगी वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देने से ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाती है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। करके देख लो, नेगेटिव मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली मैट्रिक्स की जैसी शक्ल बन गई उसकी, सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए। अगर अपन ने पूरी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, बोल सकते हो। तो फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज अपन ने थोड़ा सा काम की चीज पढ़ी है, इधर से अपन ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं। A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, बताता हूं कैसा बोल सकते हो। तो सिर्फ ये तभी ना जब भी डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। वो तो हमेशा 0 होंगे भाई, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि aij इज इक्वल टू माइनस aji ये इंप्लाई करता है कि डायगोनल एलिमेंट आपके अपने आप 0 हो जाए। तो स्क्यू सिमेट्री में, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट 0 आते हैं तो ये रिलेशन ट्रू होगा ना, जस्ट ओनली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। एक ही बात है ना, इसको इधर खींच लिया अपन, ऐसा भी लिख सकते हो। और यहां पर भी आप ऐसा लिख सकते हो कि A माइनस A ट्रांसपोज, और A माइनस A का ट्रांसपोज करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट चलता है मार्केट में। मैं बोलूंगा बस जो मैंने हाईलाइट करा वो याद रखो, बाकी सब तो फालतू चीज है। ठीक है, जो हाईलाइट करा है उसी को अच्छे से याद रखना है बस। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल तो खैर संडे तक लग रहा है मुझे, परसों
परसों अपन क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट ए बी सी डी. सर एक जेई का क्वेश्चन करो ना, मैट्रिक. चलो जेई का क्वेश्चन करा देता हूँ. 2 कर लेते, पहले एक ये कर लो, फिर जेई का अगला कर लेंगे. ये काफ़ी छोटा है. लेट ए बी सी डी बी not necessarily square, not necessarily square, be real matrices such that A transpose is equal to BCD, B transpose is equal to CDA, C transpose is equal to DAB, and D transpose is equal to A, B and C for the matrix S is equal to ABCD. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव दैट S क्यूब इज इक्वल टू S. ठीक है क्वेश्चन प्रूव दैट का, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल. 1 मिनट के लिए आप पहले खुद से ट्राई करो. मैं आपको एक जेई का क्वेश्चन वैसे भी कराने वाला था, 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन. ओके, देखते हैं इसको. आपको क्या निकालना है? एस क्यूब निकालना है ना. देखिए एस क्यूब निकालना है तो पहले एस क्या दे रखा है? ABCD के बराबर, मतलब 4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. ये तो अपने सिलेबस में था ही नहीं सर. है सिलेबस में है, लेकिन उस तरह से नहीं कि आपको एक्चुअल में 4 मैट्रिक्स दे दी जाएगी कि भाई करते रहो मल्टीप्लाई. ठीक है, अच्छा देखो, पहली बात तो हमको ये दे रखा है कि A ट्रांसपोज इज BCD, B ट्रांसपोज इज CDA, C ट्रांसपोज इज DAB एंड D ट्रांसपोज इज ABC. मैं क्या करूंगा? ये BCD दिखा मुझे, मैंने इसको अलग कर लिया, क्योंकि A इंटू BCD की जगह में A ट्रांसपोज डाल सकता हूँ. तो क्या आ जाएगा? A इंटू A ट्रांसपोज. तो यहाँ से एक चीज तो पता चला, S मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, A इंटू A ट्रांसपोज के बराबर है. अब आपको S क्यूब निकालना है. तो S क्या है अपने पास? ABCD का क्यूब करेंगे अगर अपन, तो S क्यूब आ जाएगा. मतलब ABCD मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो ABCD इंटू ABCD. समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा. BCD, CDA, DAB, ABC, सब में ABCD 2 बार यूज हो रहा है. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले BCD बनाएंगे, तो ये BCD मैंने बना दिया, बन गया. डैश करते जाना है ना. फिर मैं क्या बनाऊंगा? CDA, तो CDA बना दिया मैंने यहाँ से. CD, ओ रुको 1 मिनट, सब कुछ सीक्वेंस में मल्टीप्लाइड है ना. सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा कैरी अवे हो गया था. सीक्वेंस में मतलब जो आगे उसको आगे रहने देना है, जो बीच में उसको बीच में रहने देना है, जो लास्ट में उसको लास्ट में रहने देना है. मतलब आपको ABC सबसे पहले मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको लेते जाओ. ABC कुछ मीनिंगफुल है? यस, ABC इज एक्चुअली मीनिंगफुल. कुछ है क्वेश्चन में गिवन है. अगला क्या है?
डी ए बी, ये सब मल्टीप्लाइड है। मैंने थोड़ा गैप इसलिए दिया ताकि आपको फील आ जाए ना, सब क्लोज है। अगला क्या है, डी ए बी, मतलब ये तीनों। क्या डी ए बी कुछ मीनिंगफुल है? हाँ है, तो इनको साथ में लिखना फायदेमंद होगा। फिर अगला है सी डी ए, क्या सी डी ए कुछ मीनिंगफुल है? यस, सी डी ए को भी आप साथ में रखेंगे। लास्ट में आता है आपके सामने बी सी डी, तो बी सी डी भी मीनिंगफुल है, सबका मीनिंग है कुछ कुछ। ए बी सी इज वॉट डी ट्रांसपोज, डी ए बी इज वॉट सी ट्रांसपोज, सी डी ए इज बी का ट्रांसपोज एंड बी सी डी इज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ सिखाया गया था अपने को स्टार्टिंग में, क्या उल्टा ट्रांसपोज, सबका इंडिविजुअल ट्रांसपोज है ना, आप कॉमन ट्रांसपोज बना सकते हो। कैसे? बस सबको आप डी सी बी ए के ऑर्डर को उल्टा कर दो। डी सी बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ये मैंने अभी आपको सिखाया था ना, लॉ ऑफ रिवर्सल, लॉ ऑफ रिवर्सल का भी रिवर्सल है। ठीक है, मतलब कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ रिवर्सल। तो ए बी सी डी का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, ए बी सी डी का ट्रांसपोज आ गया ना। आपको क्या प्रूव करना है कि एस क्यूब इज इक्वल टू एस। अच्छा, तो मतलब एस क्यूब, एस मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं 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 नहीं, ये कोई मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है बस। ठीक है, यहाँ पे बोला ही नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं उन्होंने। ठीक है, ऐसा मतलब उसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल ही नहीं है, बस उन्होंने एस दे दिया, वहां पे एक्स भी दे सकता था वो। तो इसको ए ए ट्रांसपोज के बराबर बनाना है जबरदस्ती, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर बना सकते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज था कुछ बी सी डी ना, मैं बी सी डी का इस्तेमाल करूंगा। बी सी डी को मैंने एसोसिएट कर दिया पहले साथ में, मैं किसी को भी कैसे भी एसोसिएट कर सकता हूँ मैट्राइसेस में, इतना फ्रीडम है। तो इसको मैंने एक अलग से मैट्रिक्स मान लिया, थोड़ी देर के लिए प्यार से इसको मैं मसाला मैट्रिक्स बोल देता हूँ। तो ए इंटू मसाला का ट्रांसपोज, ये एस क्यूब दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? मसाला ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सही बात है क्या? ये हो गया एस क्यूब। अच्छा, व्हाट इज मसाला? बी सी डी का ट्रांसपोज, तो बी सी डी का ट्रांसपोज ये हो गया आपके सामने मसाला ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, व्हाट वाज बी सी डी? बी सी डी वाज ए का ट्रांसपोज। ओह माय गॉड, तो बी सी डी की जगह मैंने ए ट्रांसपोज रखा और उसका ट्रांसपोज तो पहले से ही है, इंटू ए ट्रांसपोज। फिर आपके सामने क्या यूज हो गया? ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, एस क्यूब इज इक्वल टू एस। ठीक है, प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ा सा लंबा जाना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, एंड ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट है जेई के। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो 10 मिनट और लेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, या आप चाहो तो एक क्वेश्चन ये कर सकते हो। ठीक है, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसेस ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, कुछ दे रखी है। ठीक है, I'll write 0 to y1, 2xy minus 1, 2x minus y and 1। ठीक है, डराने के लिए आपको बता दिया गया है कि x y जो है वो रियल नंबर है और x इज नॉट इक्वल टू y। मैं डराने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इन सब सेंटेंसों से क्वेश्चन लंबा दिखता है। ये तो कंडीशन है यार, इनको आप पढ़ा भी मत करो, या पढ़ के आप समझ लिया करो कि हाँ, दिस इज जस्ट अ पार्ट for which A transpose into A is equal to 3 times identity matrix of order 3 is। ठीक है, the total number of matrices A, आपको ये सॉल्व करना है। ऑप्शंस दे रखे 2 4 3। अच्छा, आज का लेक्चर ऐसा है जहां पर अपन एक कंफर्टेबल स्टेट में पहुंचे कि अब अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी तक अपन ने बहुत थियरी पढ़ी है ना, तो मैंने आपको बोला ही था कि 3 से 4 लेक्चर लगता है आपको कंफर्टेबल स्टेट आने में। अब अपन क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है सर? हाँ, डी ऑप्शन क्या है? बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन बता दूंगा, सॉल्व तो करो। जेई 2009 मेन।
डी ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, भूल गया मैं, 6। हाँ भाई, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज पहले लिख देता हूँ, फिर ए लिख दूंगा। ए ट्रांसपोज मतलब बस सबको उल्टा पुल्टा कर दो ना यार, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज। तो ये हो गया 2x y माइनस वाई, यार 2x y माइनस 1 आएगा ना, और 2x माइनस वाई 1 चलेगा। दिस इंटू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। देखो पहले ए ट्रांसपोज लिखा था, तो मैंने पहले ए ट्रांसपोज ही लिखा, बाद में ए लिखा। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। आप ऐसा मत कर देना कि आपने आगे पीछे लिख दिया हो। एक ऑप्शन आपको डेफिनेटली उस तरीके का मिलेगा जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू आपको दिया होगा। तो 0 to y1 2x y माइनस 1 और 2x माइनस वाई 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, करो, सॉल्व करो। थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन करो। कोई बताना चाह रहा था फिर एकदम से शर्मा गया। सर 3 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, आई गेस। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन। 3 3 3 आना चाहिए यहाँ पे, आई डिडंट नोटिस। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। देखिए सर एक मिनट, क्वेश्चन दिखाओ, ऐसा ढूंढना क्या है सर, वो दिख रहा है। आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और आपको निकालना है वैल्यू, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। पहले आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो फिर क्या दिमाग लगा सकते हो ना। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, फटाक से करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन में टाइम है। दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 0 से 0, फिर 2x से 2x और 2x से 2x, मतलब 4x स्क्वायर, दो दफे मतलब 8x स्क्वायर। फिर आ जाएगा 0 तो गया, 2xy माइनस 2xy 0 आ जाएगा। फील हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? करके देखो ना आराम से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से जोड़ दो। ठीक है, सबका आंसर फटाफट, जैसे 0 इंटू 2y 0, 2x इंटू वाई 2xy, 2x इंटू माइनस वाई माइनस 2xy 0 है ना। अच्छा 0 से तो माइनस 2x और प्लस 2x, ये भी 0। क्या बात है, मतलब आसान क्वेश्चन है ये। फिर करेंगे अपन 2y 0, 2xy माइनस 2xy 0। बहुत ही सुंदर, मैं समझ गया हूँ क्या होगा यहाँ पे। 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर सॉरी, प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 4y स्क्वायर, so that will be 8x स्क्वायर 0 0, 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर, है ना, गलती हो जाती है। फिर 2y माइनस y, 2y माइनस y इज y, फिर y प्लस माइनस y इज अगेन 0। अब अपन समझ गए कि ये सब 0 ही आ रहा होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, ये मेरा 6 सेंस है, ये भी 0 आ रहा होगा। बट अपने 6 सेंस को थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करो, जल्दी जल्दी कर लिया मैंने वेरीफाई, बिल्कुल 0 आ रहा है। 2y माइनस y y 0, यस। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा, 1 प्लस 1 1 2 और 3 आएगा। चमक रहा है? एंड दिस इज आंसर 4 है क्या? आई डोंट नो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फाइनल है, मैंने लॉक कर दिया, अभी चेंज मत करना। 0 0 3। अब आपको बोला है कि कितने आप डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बना सकते हो, तो इक्वेट कर दो ना, आप एलिमेंट को इक्वेट कर दो। अब ये 3 और 3 को क्या इक्वेट करोगे, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सॉरी 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 8x बी आ रहा है मेरे 3, बी फॉर बॉम्बे राइट। तो y के दो वैल्यू आ जाएंगे आपके सामने, प्लस माइनस 1/√2, यस, और x के दो वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस 3/8। सही है, मतलब आप 2x का वैल्यू रख सकते हो। एक बार प्लस 1/√2 रखोगे, सॉरी प्लस 3/8 रखोगे, और एक बार प्लस, एक मिनट रुक जाओ, एक्स वाई स्क्वायर है, तो x के दो वैल्यूज पॉसिबल है मैट्रिक्स में पुट करना। तो एक बार आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स, हाँ ठीक सर है, आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में पुट करो। हाँ वही थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स में पुट करोगे आप x का वैल्यू। ठीक है, तो एक बार आप पॉजिटिव वाला x डाल दोगे
पॉजिटिव वाला y डाल दोगे, फिर एक बार आप दोनों नेगेटिव डाल दो, फिर एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। भावनाओं को समझ रहे हो ना, 4 नंबर है, आपको 4 नंबर पुट करने, तो 4C2 टाइप कर लो, चारों में से कोई भी 2 उठा के आप पुट करते चले जाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सर पर 4C2 नहीं करेंगे अपन। 8 भी हो सकते हैं ना, क्योंकि एक बार x और y तो प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर कुछ नहीं। नहीं 4 मैट्रिसेस जो रहेगी मेरे ख्याल से वही फाइनल रहेगी। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ अपने आंसर को। उसके बाद क्या रहेगा, पहले आप x का वैल्यू ले लो प्लस और y का वैल्यू भी प्लस, समझ में आ रहा है? फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर दोनों को नेगेटिव। और बताओ और कोई पॉसिबिलिटी होता है? नहीं सर, वो मैं कुछ और सोच रहा था। नहीं आएगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ये 4 मैट्रिक्स बन सकती है। देखो आपको आखिरी स्टेप तक दिमाग लगाना पड़ा, क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, मैट्रिक्स बड़ा आसान चैप्टर है। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे PYQ का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको परेशान करेगा, ठीक है? मेंस में एडवांस पे आते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। और इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिले जुले आते हैं। चलो आज अपन ने काफ़ी पढ़ लिया, थोड़ा सा रेस्ट करो आप, ठीक है? आपको मैं अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर DPP नंबर 3 और 4 भेज रहा हूँ ऑफ हाइपरबोला। कल आपका क्विज नहीं है, दैट इज़ फाइनल, मतलब आज आपका क्विज नहीं है, ठीक है? बाकी फर्दर नोटिस मैं आपको दूंगा, इट डजंट मैटर, कभी भी रहे। आप तो रेडी हो? सर वो मॉक का मैसेज आया है, कल मॉक। तो फिर ठीक है, मंडे को क्विज है ना, दैट्स फाइनल, मंडे को क्विज है अपना, ठीक है? सर तो मॉक में फुल पोर्शन रहेगा ना? हाँ, मॉक में कंप्लीट 11th रहेगा, कंप्लीट 11th, ठीक है? जो अपन ने पढ़ा है, ओके, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।